नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमर चित्र कथा की प्रस्तुति राणा प्रताप के ऊपर एक पूरी बुक कॉमिक बुक है। उसको साथ में पढ़ते हैं। आपको राणा प्रताप के बारे में थोड़ा जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और थोड़ा इंस्पायर हो गया आप तो आप इसे पढ़ो और अपने भारत की परंपरा और हीरोज को जिंदा रखो अपने अंदर। आइए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान सूरवीर राजपूतों का घर कहलाता है। इतिहास साक्षी है कि देश की आन के लिए राजपूतों ने अनेक युद्ध लड़े हैं। इनमें से चित्तौड़ के राजपूतों की वीरता तथा त्याग के कारनामे सबसे बढ़ चढ़ कर रहे हैं। ईसा की 8वीं शताब्दी में उन्होंने यूनानी आक्रमणकारियों के दांत खट्टे किए और उनकी नारियां भी किसी प्रकार कम न थी। चित्तौड़ की महारानी कर्म देवी ने कुतुबुद्दीन की शक्तिशाली सेनाओं को पराजित किया था। 14वीं शताब्दी में आदताई अलाउद्दीन खिलजी से अपने मान की रक्षा के लिए महारानी पद्मिनी तथा सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने अपने को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया था। इस पर तो फिल्म बनी थी पद्मावती, जो आप सबको पसंद आई थी और सुपरहिट थी। चित्तौड़ पर अधिकार करने में सबसे पहले सफलता पाई थी मुगल आक्रमणकारियों ने। लगभग सभी उच्च राजपूत शासकों ने मुगलों का प्रभुत्व अंगीकार कर लिया था। नहीं किया था तो केवल चित्तौड़ के राणा प्रताप ने। राणा प्रताप माता के आगे बोलते हैं, मैं प्रण करता हूं कि चित्तौड़ के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दूंगा। हम भी व्रत लेते हैं, उनके साथ जो सैनिक थे उन्होंने प्रण लिए। हम भी व्रत लेते हैं कि जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक सैया पर नहीं भूमि पर सोएंगे तथा अच्छे वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो ये था एक परित्याग। माँ काली आप पर कृपा करें। राणा जी, आपने अत्यंत कठिन व्रत लिया है। गुरुदेव, मातृभूमि की रक्षा करना हंसी खेल नहीं है और इस महान कार्य के लिए जो भी बलिदान देना पड़े वह कम होगा। जब तक हमारी नसों में लहू की अंतिम बूंद शेष रहेगी हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है, परंतु हमारा कार्य अत्यंत कठिन है। हमारे ही आदमी आक्रमण करने वालों की सहायता कर रहे हैं। हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। पहले किसी महत्वपूर्ण दुर्ग पर अधिकार करना होगा। अतः राणा प्रताप के मुट्ठी भर सैनिकों ने चित्तौड़ के निकट एक दुर्ग पर आक्रमण किया जो मुगलों के अधीन था। हर हर महादेव, जय चंडी का नारा लिया और राजपूत लड़ पड़े मुगल सैनिकों से। अंत में मुगल सेना पराजित हुई। शाबाश वीरों, किला अब हमारा है। इस विजय के बाद चित्तौड़ के अनेक राजपूत किले में आकर राणा प्रताप की सेना में भर्ती हो गए। चित्तौड़ की जनता से कह दो कि यद्यपि उन पर शासन आक्रमणकारियों का है तथापि उनका असली शासक मैं हूँ। मेरी आज्ञा है कि जब तक हम स्वतंत्रता प्राप्त न कर लें तब तक कोई जमीन नहीं जोतेगा। उधर अकबर के दरबार में, हुजूर यह मजाक भी सुना। प्रताप अपने को चित्तौड़ का राजा बताता है। वह राजा तो है लेकिन बगैर राज का। सब हंसी उड़ा रहे थे राणा प्रताप की। खामोश, भूलो मत कि प्रताप ने एक किला फतह किया है। हुजूर, लेकिन हमारी विशाल फौजें चुटकी बजाते उसे मसल कर रख देंगी। तुम धोखे में हो। प्रताप को दबाना आसान नहीं है। और राणा प्रताप के दुर्ग में, राणा जी, यह आदमी भूमि जोत रहा था। तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना क्यों की? मैंने मुगल सूबेदार से आज्ञा प्राप्त कर ली थी। चित्तौड़ का शासक मैं हूँ और मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी। तुम्हारी फसल शत्रु की सेना का पेट भरेगी और इस तरह उसकी सहायक होगी। तुम्हारा कार्य मातृभूमि के हित की विपरीत है, अतः तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। अगले दिन किसान को फांसी दे दी गई। किसान के मृत्युदंड का समाचार अकबर ने सुना। यह बहुत बुरा हुआ। उसे शायद अब भी मित्र बनाया जा सकता है। अकबर ने अपने राजपूत सेनापति मान सिंह से सलाह की। प्रताप जैसे बहादुर को मेरा दोस्त होना चाहिए। राजा मान सिंह, आप जाकर उसे समझाएं कि हमारे खिलाफ बलवा बंद कर दे। आप ठीक कहते हैं हुजूर। उसकी मित्रता मुगल साम्राज्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। राजा मान सिंह राणा प्रताप से मिलने गए। राणा के मंत्री ने उनकी आवभगत की। पधारिए राजा जी, मैं एक संदेश लाया हूँ। भारत सम्राट अकबर राणा जी से मित्रता करना चाहते हैं। वह आपके लिए सम्राट होगा, हमारे लिए तो आक्रमणकारी है, शत्रु है। सम्राट का विरोध करना राजद्रोह होता है। यह राजद्रोह नहीं है। स्वतंत्रता के लिए लड़ना हमारा परम धर्म है। परंतु आप यह क्यों नहीं समझते कि आप उनकी विशाल सेना को नहीं हरा सकते? हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जीते चाहे हारे। राणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह के साथ वहां आए। बातें बहुत हो गई मंत्री जी, इस पर फिर विचार करेंगे। राजा मान सिंह भूखे होंगे। जो रूखा सूखा हमारे पास है वह प्रस्तुत करें। अमर जी, पिताजी। अमर उनके बेटे का नाम था। आप हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे क्या? मान सिंह बोले, नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, पहले अतिथि को ही भोजन करना चाहिए। परंतु गृह स्वामी को भी अतिथि के साथ भोजन करना चाहिए। मुझे खेद है, मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकता। इसका कारण बतलाएंगे? कारण, आपने अपनी प्रतिष्ठा शत्रु के हाथ बेच दी है। मैं मित्र बनकर आया और आपने मेरा अपमान किया। आपको इसका बदला चुकाना होगा। मान सिंह थोड़ा भड़क गए। अच्छी बात है, अब भेंट युद्ध मैदान में होगी। मान सिंह क्रोध में भरकर प्रताप के दुर्ग से बाहर आ गए। पीछे से अमर उन्हें बोलता है,
और अपने बहनोई अकबर को भी लड़ने के लिए साथ लेते आइएगा। मान सिंह की बहन जो है वो अकबर से ब्याही थी। मान सिंह की जाने के कुछ समय बाद राणा प्रताप ने मुगल सेना की एक छावनी पर आक्रमण किया और अनेक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अकबर के दरबार में प्रताप ने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, उसे कुचलना ही होगा। ठीक है, यही करो। शीघ्र ही मान सिंह और शहजादा सलीम विशाल सेना लेकर चल दिए। सलीम अकबर के बेटे, प्रताप को किसी तरह दुर्ग से बाहर खदेड़ा जा सके तो हमारा काम आसान हो जाए। इतनी बड़ी फौज लेकर हम उसे हरा सकते हैं। अकबर की सेनाएं युद्ध स्थल हल्दी घाटी में आ पहुंची। हमारा विकट कार्य तो अब प्रारंभ होता है। उधर प्रताप के दुर्ग में राणा जी भेदिए समाचार लाए हैं कि शत्रु की सेना में 80,000 सैनिक हैं, जिनके पास अनेक तोपें और बंदूकें हैं, और हमारे पास केवल 22,000 सैनिक हैं, बंदूकें हैं ही नहीं। अच्छा होता कि मेरे पास अधिक सैनिक होते, कुछ तोपें होती। मान सिंह को भी महत्वपूर्ण सूचना मिली। सेनापति मान सिंह, प्रताप के पास केवल 22,000 सैनिक हैं और बंदूक एक भी नहीं। बहुत अच्छा समाचार है। सलीम मान सिंह से बोलता है, ना सैनिक है ना शस्त्रास्त्र, फिर भी मुगल साम्राज्य से लोहा लेने चला है। प्रताप जरूर मूर्ख है। मान सिंह बोले, मूर्ख नहीं, सूरवीर, वह सच्चा राजपूत है। जोम में मत रहो शहजादे। विशाल सेना और बढ़िया हथियार लड़ाई में काम अवश्य देते हैं, परंतु युद्ध करने के लिए साहस से बढ़कर कोई चीज नहीं। अच्छा, अब यह बहस बंद कर हम हमला करेंगे। अभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रताप के दुर्ग का रास्ता उस सकरी घाटी के अंदर से है और प्रताप के सैनिक हमें फांसने के लिए उसमें जमे बैठे हैं। हमें प्रतीक्षा करनी होगी ताकि हमला करने में पहल वे करें। लंबी प्रतीक्षा के बाद हम यूं कब तक ठहरे रहें? हमें फौरन हमला करना चाहिए। नहीं शहजादा सलीम, हुजूर, मैंने प्रताप के किले का एक लंबा लेकिन आसान रास्ता ढूंढ लिया है। शाबाश, पर्याप्त सैनिक लेकर दुर्ग पर पीछे से आक्रमण करो। जो हुक्म। मुगल सेना की एक शक्तिशाली टुकड़ी प्रताप का दुर्ग घेरने की ओर चल पड़ी। राणा प्रताप की सेना की इस कार्यवाही का समाचार पाकर चिंतित हो उठे। हमारे लिए दुर्ग से लड़ना ही उपयुक्त होता, परंतु अब हल्दी घाटी में सामना करना होगा और फिर हल्दी घाटी के युद्ध स्थल में आक्रमण करो। लड़ाई चालू हो गई। प्रताप और उनके सैनिकों ने भीषण आक्रमण किया। प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने भी कोई कसर नहीं रखी। मुगल सेना को भारी क्षति पहुंची, परंतु मुगल सेना जैसे ही मैदान छोड़ने को थी कि और कुमुख आ पहुंची। उसके बाद जो घमासान युद्ध हुआ उसमें राणा प्रताप के 15,000 सैनिक काम आ गए, मतलब मारे गए। युद्ध फिर भी चलता रहा। मान सिंह बड़ा कुशल सेनापति है, उसे मार दिया जाए तो उसकी सेना का मनोबल टूट जाएगा। राणा प्रताप तुरंत मान सिंह की ओर लपके। मान सिंह हाथी पर सवार थे। प्रताप क्रोधित सिंह की तरह उन पर टूट पड़े। प्रताप ने भाला फेंक कर मारा, किंतु वार खाली गया। मान सिंह बच गए। इस बीच शत्रु के सैनिकों ने प्रताप को घेर लिया। उन्हें खतरे में देखकर उनका मित्र मन्ना तथा कुछ और सैनिक उनकी सहायता करने दौड़े। राणा जी घायल हो गए हैं, उन्हें बचाना होगा। राणा प्रताप को बचाने के लिए उनका सिर स्त्राण मन्ना ने अपने सर पर धारण कर लिया, मतलब कि जो मुकुट होता है। मुगल सैनिक भलावे में आ गए। उन्होंने प्रताप समझकर मन्ना पर आक्रमण किया। मन्ना उनसे भिड़ गए और इस बीच स्वामी भक्त घोड़ा चेतक प्रताप को लेकर भाग निकला। राणा प्रताप बेहोश थे। उनकी रक्षा के लिए कुछ राजपूत सैनिक चेतक के साथ हो लिए। यहीं पर वो मशहूर कविता लिखी गई है कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वे घायल प्रताप को जंगल की एक गुफा में ले गए। प्रताप बच तो गए, परंतु उनके परिवार को बहुत बुरे दिन देखने पड़े। कई कई दिन बीत जाते और उन्हें जंगली फल तथा कंद मूल के अतिरिक्त कुछ खाने को न मिलता। एक दिन प्रताप का पुत्र अमर सूखी रोटी खा रहा था, तभी एक बिलाव रोटी छीनकर भाग गया। पिताजी, बिलाव रोटी छीन ले गया। प्रताप की पुत्री ने अपनी रोटी भाई को दे दी थी, पर वह भूख से बेहोश हो गई। अब और सहन नहीं होता, मैं अकबर को पत्र लिखता हूँ। कुछ दिन बाद अकबर के दरबार में आखिर प्रताप ने मेरे सामने झुकना मंजूर कर लिया। यह जश्न मनाने का दिन है। अकबर के दरबार में एक मजबूत कवि पृथ्वीराज मन ही मन प्रताप का बहुत मान करता था। उसे यह बात सुहाई नहीं। वो एक तरीके से राजपूत थे और अकबर के दरबार में काम करते थे। स्वतंत्रता की अंतिम आशा भी नष्ट होने जा रही है, मुझे कुछ करना चाहिए, पृथ्वीराज ने सोचा। कवि ने राणा प्रताप को पत्र लिखा। श्री, केवल आप ही हैं जो राजपूतों की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकते हैं। जिस दिन सूर्य पश्चिम से उदय होगा उसी दिन आप अकबर को स्वामी कह सकते हैं। पृथ्वी। ये पत्र राणा प्रताप के पास पहुंचा। कितने प्रेरक हैं ये सब। मैं पृथ्वीराज को लिखता हूँ कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही उदय होता रहेगा। मैं कभी अकबर के सामने नहीं झुकूंगा। पृथ्वीराज के पत्र से बेखबर अकबर ने सैनिकों का एक विशाल दल प्रताप को जंगल से लाने को भेजा। राणा प्रताप ने साथ चलने से इनकार कर दिया तो सैनिकों ने उन पर धावा बोल दिया। ये हमसे कई गुना अधिक हैं। जो चाओ वीरों,
राजपूत सैनिक सबके सब वीरगति को प्राप्त हो गए और प्रताप गिरफ्तार होने ही वाले थे कि अचानक भीलों ने मुगलों पर हल्ला बोल दिया। भील राणा प्रताप को सपरिवार अपने गांव ले गए। प्रताप अपने सैनिकों के मारे जाने से बहुत दुखी थे। सब समाप्त हो गया, मैं अपनी मातृभूमि को स्वाधीन नहीं करा सकूंगा। हिम्मत मत हारिए राणा जी, आप ही पर तो हमारी आशाएं टिकी हैं, परंतु सेना के बिना मैं कैसे मुगलों से लोहा लूंगा। मैं जंगल से अपने कबीले वालों को इकट्ठा करूंगा, तब आप फिर युद्ध जारी रख सकेंगे, परंतु सेना को तैयार करने के लिए धन चाहिए। मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है। एक दिन मैं तुम लोगों पर भार बनना नहीं चाहता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप भार नहीं है राणा जी। तभी एक आदमी खबर लाया, राणा जी, भामाशाह नाम का कोई सज्जन आपसे मिलने आए हैं, उन्हें यहीं ले आओ। राणा जी, भामाशाह बोले, राणा जी, मैंने सुना है आपको धन की आवश्यकता है। मेरी सारी संपत्ति आप ही की है, परंतु आपकी निजी संपत्ति मैं नहीं ले सकता। भामाशाह जो थे वो चित्तौड़ के प्रसिद्ध व्यापारी थे और बहुत बड़े व्यापारी थे उस समय। भामाशाह बोले, देश पर संकट आया हुआ हो तो निजी कुछ नहीं रहता, अब तो सब कुछ देश का है। उस विशाल धनराज से प्रताप ने भीलों की शक्तिशाली सेना तैयार की। अब हम फिर मुगलों से लड़ने को तैयार हैं। जय चंडी, हर हर महादेव। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भामाशाह का वो योगदान जो था धनराशि का, उससे लगभग 24,000 सैनिक 12 साल तक खाते पीते रहे, मतलब उनका भरण पोषण चलता रहा। इतनी धनराशि उन्होंने समर्पित की राणा को। प्रताप ने भीलों की सेना लेकर कई लड़ाइयां जीती, मुगलों से फिर सहारा का किला फतह किया। फिर प्रताप ने शीघ्रतापूर्वक आसपास के किलों पर आक्रमण किया जो मुगलों के अधीन थे। अंत में राणा प्रताप ने देवर, उदयपुर और कोमलमीर के इलाकों को मुक्त कर लिया, परंतु चित्तौड़ अभी भी मुगलों के अधिकार में था। प्रताप 20 वर्षों से लगातार वीरतापूर्वक लड़ते आ रहे थे। अब वे गंभीर रूप से बीमार थे। आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे राणा जी। नहीं, मुझे लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मैं कैसा अभागा हूँ कि अपनी मातृभूमि चित्तौड़ को स्वाधीन नहीं करा सका। राणा प्रताप स्वतंत्रता का अधूरा सपना लिए ही मृत्यु को प्राप्त हुए। जीवन के अंतिम दिन तक वे अपने प्रण का पालन करते रहे। बीमारी की हालत में भी वे धर्म संज्ञा पर नहीं सोए, उन्होंने भूमि पर ही शयन किया। इस प्रकार वे भावी पीढ़ी के नेताओं के लिए आदर्श स्थापित कर गए कि जब तक देश संकटग्रस्त हो तो किसी को भी ऐश आराम का जीवन बिताने का अधिकार नहीं। महाराणा प्रताप महाराणा सांगा अपने दादा की तरह एक सूरवीर थे और उनकी जो कहानी है ना, वो पढ़ करके जो शरीर में रोमांच आता है वो अलग लेवल का है। ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम और किसी के साथ बयान नहीं कर सकते। तो आप सब भी अपने इतिहास को पढ़ें, जानें, अपने वीरों को पढ़ें, जानें और कुछ सीखें उनसे। देश सर्वप्रथम है। जल्दी मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।